गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पार्ट नंबर 2, क्या हमारे आसपास पास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में। उसमें हमने आपसे मिश्रण के बारे में, यौगिक के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कोलाइड के बारे में, निलंबन के बारे में और पदार्थों को शुद्ध करने की विधियों के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम क्या है आपका? एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एंड अणु। ठीक है, तो ये पाठ का नाम है हमारा। तो पार्ट नंबर 3, क्योंकि जो भी देखो हमारे चारों ओर के पदार्थ हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। किसी की बात करें, जैसे मेरे पेन लगा हुआ है, ये यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लगा हुआ है, ये मेरे कपड़े हैं, हमारे चारों ओर वायु है, जल हम पीते हैं, नमक हम खाते हैं, भोजन हम करते हैं। कोई भी हम अपने चारों ओर का जो मैटर देख रहे हैं, ऑल मैटर आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके परमाणु कहलाते हैं। और जब परमाणु परस्पर एक दूसरे से अटैचमेंट कर लेते हैं तो देन क्या होता है? अणु, यानी कि थोड़ा सा कैपिटल क्या हो जाता है, जो पार्टिकल होता है वो हमारा फाउंड हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसको अणु कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम परमाणु और अणु के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो इसी के ऊपर क्या है? पूरी बेस्ड है। परमाणु होता है, अणु होता है, परमाणु में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अणु में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो सब पूरा का पूरा जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी कंपाउंड है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है, सारे के सारे जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये तो आज प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो परमाणु के बारे में कुछ नहीं पता था। तो लगभग 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद 500 ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने यह बताया था कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उससे क्या करें? अपघटित करते रहें, अपघटित करते रहें, अपघटित करते रहें, तोड़ते रहें, तोड़ते चले जाएं, तो एक अवस्था ऐसी आएगी, ठीक है, जो उस अवस्था के बाद हम क्या कर पाएंगे? उस कण को विभाजित नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। तो वो क्या होगा? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होगा। परंतु उन्होंने इस कण को परमाणु नाम नहीं दिया था, केवल बताया था कि एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जिस अवस्था को हम आइडेंटिफाई, यानी कि दोबारा से इसे अपघटित नहीं कर सकते। तो 500 ईसा पूर्व में क्या किया था? जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने क्या कर दिया था? इसको बता दिया था। इसके बाद एक दूसरे भारतीय दार्शनिक पदुका, ठीक है, दूसरे भारतीय दार्शनिक पदुका पदुका कात्यायाम आए, जो भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने भी क्या बताया था? इसी प्रकार से बताया था कि पदार्थ जो होते हैं, इन्होंने यानी कि जो महर्षि कणाद ने यहाँ बताया था कि यहाँ पर सूक्ष्म कण होता है, तो सूक्ष्म कण को थोड़ा सा और क्या किया था? मॉडिफाइड किया था कि हाँ, कोई भी पदार्थ होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पादुका कात्यायाम ने भी क्या किया था? महर्षि कणाद के ही जो सिद्धांत था उसी को क्या किया था? इन्होंने आगे बढ़ाया था कि पदार्थ को अगर हम अपघटित करें तो एक सूक्ष्म अवस्था आ जाती है, जिसको क्या किया जाता है? पुनः विभाजित करना हमारे लिए क्या होता है? संभव नहीं होता है। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक, तो भारतीय दार्शनिक थे दो, सारे भारतीय दार्शनिक थे दोनों। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक, जो ग्रीक दार्शनिक थे हमारे, जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी हमारे जो भारतीय जो फिलोसफर थे उनके सिद्धांत को आगे और मॉडिफाइड किया। और इन्होंने बताया कि वो जो सूक्ष्म कण जो होता है उसको क्या नाम दिया? इन्होंने यहाँ पर नाम दिया था परमाणु नाम दिया था। ये 18वीं शताब्दी के अंत की बात है, ये सारी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर ये 18वीं शताब्दी के अंत में, और काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन हो चुका था। ये तो 500 ईसा पूर्व की बात है, यहाँ 18वीं शताब्दी की बात है, अब 18वीं शताब्दी के अंत की बात है ये, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत की ये बात है कि इन्होंने क्या किया था? इसको
क्या नाम दिया था, ये परमाणु नाम दिया था कि सूक्ष्मतम कण होता तो है। उन्होंने क्या किया था, परमाणु नाम दिया था। फिर कुछ बातें ये भी बता दी थी इन्होंने कि जो यौगिक होता है, मतलब कोई भी यौगिक है वो कैसे कैसे क्या हो रहा है, आपस में क्या कर रहा है, क्रिया करके मतलब जो किसी प्रकार से क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। तो प्राचीन समय से ही क्या चल रहा है, परमाणु और अणुओं के ऊपर क्या चल रहा है, रिसर्च चलता चला आ रहा है। ठीक है। फिर लास्ट में एल लेवाइजिए, ठीक है। एल लेवाइजे नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि इन्होंने क्या किया, दो नियम दिए किसके, रासायनिक पदार्थों के संयोग करने के, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, उनके क्या दिए, यहाँ इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए कि इन नियमों के आधार पर कोई भी जो हमारा परमाणु है या कोई भी सब्सटेंस है वो अन्य सब्सटेंस है, अन्य पदार्थ से इन दो नियमों के आधार पर ही क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उन नियमों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये क्या था, ये तो एक क्या था, प्रारंभिक थ्योरी थी जो हमें परमाणु के बारे में बताया गया था। बाद में अभी इसके बाद हम नियमों के बाद एक थ्योरी और पढ़ेंगे जो जॉन डॉल्टन ने 1808 में थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, उसको परमाणु के बारे में काफी कुछ क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन बताया था। तो पहले हम क्या करेंगे, एल लेवाइजी और प्राउस्ट। ठीक है, लेवाइजी और प्राउस्ट, एल प्राउस्ट। ठीक है, मेन जो दिए थे लेवाइजी नहीं दिए थे, लेकिन प्राउस्ट क्या थे, सहायक के रूप में क्या करते थे, कार्य करते थे। तो एल लेवाइजी और प्राउस्ट ने क्या दिए, दो नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर इन्हें जाना जाता है, इन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो रासायनिक संयोग के जो लेवाजी और हमारे प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रासायनिक संयोग के दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला जो नियम था वो नियम था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम था, फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, याद रखना किसने दिया था, लेवाइजिए और प्राउस्ट। आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम जो दिए थे वो किन वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो याद रखना, लेवाइजिए एंड प्राउस्ट ने क्या दिए थे, रासायनिक संयोग के नियम प्रतिपादित किए थे। तो फर्स्ट नियम जो था आपका कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही नियम यहाँ पर देखो, द्रव्यमान का मतलब होगा वेट, संरक्षण का मतलब है सुरक्षा करना। तो द्रव्यमान की सुरक्षा करने का नियम भी हम इसे कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जब नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है तो जो क्रिया करने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका क्रिया कारक होता है, और क्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है आपका, वो क्रियाफल होता है। ठीक है, तो इन्हें बताया था क्रिया कारक की मात्रा सदैव क्या होती है, क्रियाफल के बराबर होती है। यानी क्रिया के पहले लिया गया पदार्थ क्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ के बराबर होगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कहें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, यानी कि न तो द्रव्यमान को, न तो अथवा कह सकते हैं द्रव्यमान को न तो लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को
द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, ये नियम दिया था कि जो क्रिया के पहले लिया गया पदार्थ है वो क्रिया के बाद हमें क्या मिलेगा, पदार्थ उतना ही मिल जाएगा। तो क्रिया कारक की मात्रा सदैव क्रियाफल के बराबर होगी, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब दो पदार्थ आप परस्पर क्रिया करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वेपर्स में या गैस फेज में बनती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे क्रिया कराएंगे तो जो वेपर फेज है या गैस फेज है वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। और जो हमारा क्रियाफल हमें बन रहा है, यानी कि क्रिया के बाद बनने वाला उत्पाद जो है, क्रियाफल जो है, क्रियाकारक जो क्रिया कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, क्रियाफल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। बट अगर हम क्या करें, एक बंद फ्लास्क लेंगे, बंद फ्लास्क लें, बंद बर्तन लें या बंद एपरेटस लें, जब हम उस बंद बर्तन में या बंद एपरेटस में क्या कराएंगे, कोई भी रिएक्शन कराएंगे, तो बंद एपरेटस में रिएक्शन कराने के बाद जो मिलेगा हमें, क्रिया के पहले जितना हमने क्या लिया था, पदार्थ लिया था, क्रिया के बाद भी हमें क्या मिलेगा, उतना ही पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों का न तो नाश होता है, द्रव्यमान नहीं उत्पन्न होते हैं, वो संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। जितना क्रिया से पहले आप लोगे पदार्थ, क्रिया के बाद भी आपको क्या मिलेगा, उतना ही पदार्थ क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्रियाकलाप के माध्यम से इसे देख सकते हैं, कोई क्रियाकलाप ले लें हम, तो क्रियाकलाप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्या करें। ठीक है, देख सकते हैं हम कॉपर सल्फेट, प्लस सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं हम। पहले कंडीशन तो यह है कि हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड, प्लस सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। तीसरा हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट, और क्या ले सकते हैं हम, NaCl, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ले सकते हैं, ये होगा आपका CuSO4, हो जाएगा आपका Na2CO3, हो जाएगा आपका BaCl2, हो जाएगा आपका Na2SO4, हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, हो जाएगा आपका NaCl। तो इनमें से आप कोई सा भी एक सेट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, आपने कोनिकल फ्लास्क ले लिया एक। ठीक है, यहाँ पर क्या किया आपने, इसका ये स्टॉपर लगा हुआ है, क्या लिया आपने, मान लिया क्या लिया, CuSO4 ले लिया। आपने क्या किया, एक छोटी सी नली धागे से बांधकर बाहर लटका दी। इसमें आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं हम। ये क्या है, धागा है। ठीक है, अब क्या करें, ये हमने एक एपरेटस ले लिया। अब क्या किया, इस एपरेटस को हमने क्या किया, वेट मशीन पर वेट क्या किया, इसे तोल लिया। तोलने के बाद इसका क्या है, कोई भी वेट आ सकता है, कुछ भी वेट आ सकता है, जो भी आएगा, तो उसको हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। फिर हमने क्या किया, धीरे से इसको ये यहाँ पर ये जो छोटी नली है, टेस्ट ट्यूब है, इसको क्या किया, धागे को थोड़ा नीचे किया। तो जैसे क्या होगा, धागा नीचे होगा तो ये इसमें स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी। गिरने के बाद क्या होगा, जिसके अंदर का सोडियम कार्बोनेट है, जो भी मैटर है, वो दूसरे वाले कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। दोनों परस्पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या बना देंगे, आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो बाद में क्या करेंगे हम, इसको फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बंद रखना है, ओपन नहीं करना है। तो जब बाद में क्या हो जाएगी, रिएक्शन इस कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर बाद में आपको क्या देखना है, इसको फिर वेट करना है। तो आप क्या देखेंगे, वेट करने के बाद देखेंगे जो आपने क्रिया से पहले क्या लिया था, इसका वेट लिया था,
क्रिया के बाद भी जो पदार्थ आप दोबारा से इसका एपरेटस का वेट कर रहे हैं तो उसके बराबर ही होगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, क्रिया कारक जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, यहाँ पर क्रिया फल के बराबर मिलता है। तो इस प्रयोग के द्वारा, इस क्रियाकलाप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पष्टीकरण कर सकते हैं किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान का न तो नाश होता है, न ही पदार्थों का द्रव्यमान क्या होता है, उत्पन्न होता है। केवल एक रूप से क्या होता है, पदार्थों का द्रव्यमानों का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला नियम ये था। चलिए दूसरे नियम की हम बात कर लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम हमारे पास है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है हमारा दूसरा नियम, है हमारा सेकंड, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कोई भी रासायनिक पदार्थ है, किसी भी रासायनिक पदार्थ में उपस्थित तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं कि वहां चेंजेबल हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, फर्दर चेंज हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड ले लें, चाहे हम नमक ले लें, चाहे हम चीनी ले लें, चाहे हम जल ले लें, या अदरवाइज हम कुछ भी ले सकते हैं। अमोनिया है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, क्या अकार्बनिक कंपाउंड है, क्या है कार्बनिक कंपाउंड है, कुछ भी है। अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, तो उसमें क्या होगा, जो तत्व होगा उनको ये द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान के आधार पर, निश्चित अनुपात में द्रव्यमान के आधार पर क्या होंगे, वो फिक्स होंगे। तो उपस्थित तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, ठीक है, जो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या होती है, पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ H2O के बारे में, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। अगर भार की बात करें तो यहाँ रेशियो क्या मिल रहा है आपको, 2:16। या आप लिख सकते हैं इसमें 1:8, यानी कि जो द्रव्यमान के आधार पर है वो जो जब जल के एक अणु की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक भाग क्या होगा आपका हाइड्रोजन का होगा, 8 भाग किसके होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के होंगे। तो जल के एक अणु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगर अमोनिया की बात करें हम, अमोनिया होती है हमारे पास NH3, ये अमोनिया होती है। तो इसमें हम बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा 14:3 के अनुपात में होगा। जो द्रव्यमान के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास यौगिक है तो वो एक निश्चित उसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। तो निश्चित केमिकल फॉर्मूला होने के कारण से उसके अंदर एलिमेंट भी क्या होते हैं, निश्चित ही होते हैं। तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका द्रव्यमान जो होगा वो फिक्स होगा। तो फिक्स होते ही क्या हो जाएगा, वो फिक्स होने पर क्या हो जाता है, फिर वो जो बन जाता है, मतलब फिक्स होने का क्या बताता है कि वो निश्चित कंपाउंड को बताता है। जैसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर H2O2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, H2O2 लिखते हैं H2O की जगह। तो फिर क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड हमारा चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ तो आ रहा है आपका 1:8, उसमें कितना आ जाएगा फिर आपका 1:16 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 1:16 का आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो H2O2 की हम बात करें तो क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, तो ये क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो अब इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 2:16 दूनी 32, या हम लिख सकते हैं 1:16 का रेशो आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो कोई भी कंपाउंड्स ले हम, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो उन फिक्स एलिमेंट्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, क्या होता है, हमारे जो किसी भी कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं फिक्स मास यानी कि द्रव्यमान के आधार पर निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो ये क्या आपका स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो ये दो नियम लेवाजिए और प्राउस द्वारा क्या किए गए, दिए गए थे। ठीक है, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने 1808 में, ठीक है, किसमें 1808 में क्या किया, अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया, परमाणु सिद्धांत का क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया कि परमाणु सिद्धांत क्या था। इन्होंने क्या क्या बताया, फर्स्ट इन्होंने बताया प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, ठीक है। क्या बताया सेकंड ने, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, सूक्ष्मतम कण तो बता ही दिया था, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। तीसरा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था पर एक तत्व के, इनके एक की जगह लिख सकते हैं समान तत्व के, समान तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान तथा गुणों में समान होते हैं। ठीक है। चौथा इन्होंने क्या बताया, असमान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा गुणधर्मों में असमान होते हैं। ठीक है, ये बताया इन्होंने। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया क्या, जो तत्वों के परमाणु परस्पर सरल अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपकी डॉल्टन की थ्योरी एग्जाम में भी आ सकती है ये, कि जॉन डॉल्टन ने क्या किया था। देखो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पदार्थ होता है, ये तो बता ही रहे हैं, सारे दार्शनिक बता रहे हैं, सारे फिलोसफर वही बता रहे हैं, भारतीय कोई भी है, कोई भी पदार्थ होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, सूक्ष्मतम कण होता है। फिर इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी कि एक तत्व ले लें, सोना चांदी तांबा जस्ता कुछ भी ले लें, जो एक तत्व ले रहे हैं उसके सभी परमाणु द्रव्यमान में और गुणों में क्या होंगे, असमान होते हैं। और जो अगर असमान तत्व लेंगे तो असमान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्मों में क्या रखते हैं, असमानता रहते हैं। जैसे कॉपर लोगे और एक सोना लोगे तो दोनों के गुण अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का भार अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे, असमान तत्वों के परमाणु जो होंगे गुणधर्म और द्रव्यमान में क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। तत्वों के परमाणु जो होते हैं परस्पर सरल अनुपात में, यानी कि सरल का मतलब क्या है, 1:1, 1:2, 1:3 या 2:1, 2:2, यानी कि पॉइंटों में क्या करते हैं यहाँ पर, पॉइंट यानी कि 0.5, 0.3, 0.5, 0.25, इस रेशो से क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क यानी कि अनुपात का मतलब क्रिया नहीं करते हैं। सरल अनुपात में, सिंपल रेशियो में, होल नंबर पर सरल अनुपात में 1:1, 1:2 के अनुपात में क्रिया करके क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। हालांकि बाद में क्या हुआ, और वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च किया, तो इस थ्योरी में भी क्या थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थी जिन्होंने क्या किया, रिमूव किया बाद में। तो बट ये 1818 में सर्वप्रथम जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो जॉन डॉल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।